जो हमारा मॉर्निंग सेशन का जो ये लिंक था, इसमें कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से हम ये मीटिंग कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन हम दोबारा से ये सेशन अभी इस लिंक के साथ शुरू किया है, जो कि एक टेम्पररी लिंक है। ये लिंक चेंज होगा बहुत जल्दी, जिसकी इंफॉर्मेशन एकता मैम के द्वारा आप सभी लोगों को दे दी जाएगी और आप अपनी अपनी टीम में उसे आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वही लिंक, क्योंकि लगभग 1000 लोगों का लिंक हमें चाहिए होता है, इसमें 500 लोगों की कैपेसिटी है मैक्सिमम। और दोबारा से हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से वो लिंक रीस्टेट हो जाए। और इसी के साथ, जैसा कि हम रोजाना कुछ ना कुछ सीखते थे किसी ना किसी सक्सेसफुल लीडर से या किसी स्टोरी के जरिए, तो वंस अगेन आज हम लोगों के बीच में एक बहुत ही शानदार और डायनेमिक लीडर हैं, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मेहनती लीडर हैं, जिनका नाम है संदीप द्विवेदी जी, जो बहुत ही शानदार लीडर हैं। बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन है, यहाँ से कार उन्होंने अचीव की, घर उन्होंने बनाया, फॉरेन टूर अचीव किया, और आज उनकी टीम में बहुत सारे अचीवर्स हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी एजुकेशन बहुत शानदार होती है, उनकी ट्रेनिंग्स बहुत शानदार होती हैं। तो आज हम सभी लोग मिलकर उनसे सीखेंगे। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करता हूँ संदीप द्विवेदी जी को, वो हमारे बीच में आए और अपने अनुभव हमारे बीच में साझा करें। तो संदीप जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का, मिस्टर मनोज मिश्रा सर, एकता मैम, खालिद भाई और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स राजीव सर का, जो मेरे को आज दोबारा फिर से मौका दिया ऑनलाइन सक्सेस सेमिनार करने के लिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर, आप सब तक पहुंच रही है? बिल्कुल सही आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रियली वेरी वेरी सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी जस्ट अभी 1 घंटे पहले मैं दिल्ली पहुंचा हूँ अमरोहास मीटिंग करने के लिए। फुल नाइट में जागा हुआ हूँ, तो कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से मैं जो अपना पीडीएफ है वो शेयरिंग नहीं कर पा रहा हूँ। बट डोंट वरी, मैं जो भी अपना फीडबैक होगा रिलेटेड टू माय सक्सेस स्टोरी 101% वो एनर्जी, वो पावर, वो एक्साइटमेंट आपको दूंगा। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर संभव हो सके तो अपने कैमरे को ओपन करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों हम जब डिस्कशन करते हैं इसके बीच में, तो हम एक दूसरे को पहचान सकें, हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें। और ये आपकी आइडेंटिटी, आपका फेस बहुत कुछ बोलता है। तो जैसे कि मैं धन्यवाद का पात्र दिया मिस्टर राजीव सर को, खालिद भाई को, मनोज मिश्रा सर को और आप सभी को, एकता मैम को, साथ साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्लोरिश पार्टनर को, धन्यवाद देना चाहता हूँ विवेक सर को, धन्यवाद देना चाहता हूँ सिद्धार्थ सर को, धन्यवाद देना चाहता हूँ वेस्टेज मैनेजमेंट को। स्पेशल थैंक्स हम सबके गुरुदेव मिस्टर चंद्रशेखर पांडे सर को, आरके प्रजापति सर को, एंड जो पूरा क्रेडिट जाता है मेरी सक्सेस का मेरे पेरेंट्स को, और साथ साथ में उस वाहिगुरु का, उस अल्लाह ताला का, उस माँ भगवती का, जिन्होंने मुझे पग पग पे मेरा साथ दिया। बार बार चैलेंजेस आई, डिमोटिवेशन आई, बार बार लोगों ने निगेटिव करने की कोशिश करी, मन करता था गिव अप कर दें, छोड़ दें, कुछ नहीं होता यार, मेंबर बनाने वाला काम है, कहाँ फंस गया किस लाइन के अंदर आके। तो जो लगातार सेल्फ मोटिवेशन मेरे को दी माँ भगवती, उनका मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। और आप सबके श्री चरणों में मेरा कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन और कोट कोट प्रणाम। मैं सक्सेस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा, सुनाना चाहूंगा अपने बारे में। नाम संदीप कुमार द्विवेदी है और बिलोंग करता हूँ प्रतापगढ़ यूपी से, है ना। कुछ साथी हमारे बीच में होंगे प्रतापगढ़ यूपी से। बेसिकली मैं रहने वाला प्रतापगढ़ यूपी का हूँ, लेकिन अभी तकरीबन 8-10 साल से मैंने अपना रेजिडेंस बनाया है लोनी गाजियाबाद के अंदर। दोस्त, लाइफ में कहते हैं ना, कुछ चीजें हम करना चाहते हैं और कुछ चीजें होती हैं जो हमसे कारण करवा लेता है, अपने आप ना चाहते हुए भी वो चीजें हमसे अपने आप सडनली काम करवा ही लेता है। तो मैं सब कुछ ठीक था जिंदगी में, कुछ भी मेरे सपने खास इतने बड़े नहीं थे। और लाइफ स्टाइल के बारे में बात करूं तो मेरे बाबा जी थे, प्रतापगढ़ यूपी से बिलोंग करते हैं, तो द्विवेदी खानदान से, ब्राह्मणों परिवार से मैं जन्म लिया था। पर्टिकुलर किसी जाति धर्म के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, बाबा जी के पास सन 1970 1980 के आसपास उनके पास मेटाडोर हुआ करती थी, संपत्ति ठीक थी, उस समय के एक नंबरदार कहलाते थे। किराने की दुकान थी होलसेल की बहुत बड़ी। और धीरे धीरे कहते हैं जब इंसान का दिन डूबना होता है, सूरज डूबना होता है, तो कुछ न कुछ आपदाएं, कुछ न कुछ विपदाएं इस तरीके से आती हैं, ये सारा कुछ तहस नहस हो जाता है। चैलेंजेस बहुत सारे आए। कर्जा लदा बाबा जी के पास पापा जी थे, पापा जी बहुत सारा कुछ लोन भरे, अपने पूरी लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन को कर्ज भरते भरते बिता दिया।
यहाँ तक इवन हम सबकी जो एजुकेशन थी बच्चों की वो भी ठीक से नहीं करवा पाए। कर्जे में अभी मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 12-15 साल तक जब मेरी जीवन लीला चली तब तक पापा कर्जा भरे और पापा अपने 4 भाइयों की शादी करी। एक बहन थी उनकी बुआ जी उनकी शादी करी है, उसके बाद इतना पैसा नहीं था कि हम सबकी शादी कर पाएँ और हम सबको पढ़ा-लिखा पाएँ ठीक-ठाक से। तो मेरा कोई मलाल नहीं है पिताजी को लेके, लेकिन हाँ, मैं प्रे करता हूँ उस परमपिता परमात्मा को, मेरे पापा के पास पैसा बेशक नहीं था लेकिन वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी वो थी और अपने बच्चों को एक संस्कार दिया, बेटा ज़िंदगी में कर भइयन वाला आपने छोड़ वीरानी आस, मेरे पापा का एक डायलॉग था। पता नहीं आप सब लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, अवधी भाषा है। तो जब भी मैं पापा से बोलता पापा कैसे होगा? कह रहा टेंशन मत ले, कर भइयन वाला आपनी छोड़ वीरानी आस। किसी को मतलब नहीं है, जो करना तुझे करना, मेरे पास ना पैसा है, ना मेरे पास पावर है, ना मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ बाबा जी के पास मात्र 4 बीघे ज़मीन थी और पापा मेरे 4 भाई थे, तो उस प्रॉपर्टी भी तकरीबन 1-1 बीघे के आस-पास बटी। तो पापा जी के भी हम 2 भाई हो गए, 2 भाई और 1 बहन हम खुद थे। तो जो 1 बीघे ज़मीन थी हमारे हिस्से में पापा जी के पास में आई थी, वो आधे-आधे बीघे ज़मीन हिस्से में मेरी हम सब दोनों भाइयों को आई पास में आएगी, ऐसा मैंने सोचा। और थोड़े दिनों बाद एक जब जैसे-जैसे जीवन लीला शुरुआत होती है, जैसे-जैसे हम परिपक्व होते हैं, जैसे-जैसे हम जवान होते हैं, जैसे-जैसे हम वयस्क होते हैं, हमें एक चीज़ और समझ में आती है, यार आज नहीं तो कल हमारे भी 1-2 बच्चे होंगे, तो जो आधे बीघे ज़मीन है, उस आधे बीघे के अंदर आधे के आधा हो जाएगा। और फिर जब हमारे बच्चे होंगे तो कहीं न कहीं कटोरा लेके भीख माँगेगा, ऐसा समय आने वाला है या आ चुका है, इस चीज़ को समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो मैंने अपनी लाइफ़ की स्टार्टिंग करी थी, मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुई सन 2000 के अंदर और उसके साथ-साथ में मैं पार्ट टाइम में काम करना शुरू किया दिल्ली के अंदर आके डोर टू डोर कोरियर डिलीवरी करना शुरू किया है। कोरियर मतलब आप समझ सकते होंगे जो जो उस समय वोडाफ़ोन, एयरटेल, आइडियाज़ के बिल आया करते थे पोस्टपेड कनेक्शन की, मैं डोर टू डोर वोडाफ़ोन की बिल घर-घर पहुँचाने जाता था। और इतनी पेनफुल जर्नी होती थी दोस्त, गर्मी की जेठ की तपती दोपहर के अंदर जब किसी 12 मंजिल के ऊपर जाके बिल दो और बाय द वे आप नॉकिंग करो, डोरबेल बजाओ या दरवाज़ा खटखटाओ, तो मैम साहब आती थी कि शर्म नहीं आती तुम्हें बार-बार दोपहर की 2 बजे घंटी बजती मेरा बच्चा सो रहा है, तकलीफ होगी। तो कभी-कभी जब गला सूखता था ना, प्यास लगती थी, मुझे पानी माँगने में भी शर्म आती थी। और इतना दर्द, इतनी तकलीफ कि सच बता रहा हूँ इस अंगूठे के ऊपर जो लोग हार्ड वर्कर होंगे उनको पता होगा। हम लोग ब्लेड लेके ना इसमें घंटे पड़ जाते थे, साइकिल चलाते, 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 चलाते। हर हफ्ते में हम इस घंटे को काटते थे और काटने के बाद ये सीन होता था कि हफ्ते में 4 बार जब हम अपने नाखून काटते थे, यहाँ इस घंटे को काटते थे, ब्लेड लेके। इतनी दर्द, इतनी पीड़ा, इतना तपन मिलती थी अपने आप को, मतलब पैसा इस तरीके से निचोड़ के मिलता था कि कल्पना नहीं कर सकते। और साथ-साथ में पैंट जो हम लोग पहनते थे, मैं हम लोग मतलब हम खुद अपने बारे में बता रहा हूँ। पैंट जब पहन के हम लोग जब कोरियर डिलीवरी किया करते थे, तो पैंट के ऊपर ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पूरा नक्शा बन जाता था गर्मी के दिनों के अंदर। पानी तक माँगने के लिए बहुत जुबान खोलने के लिए भी बहुत शर्म आती क्योंकि मैम साहब बहुत डाँटती थी। शर्म नहीं आती बच्चा मेरा सो के उठ जाएगा। तो कभी-कभी आप सब लोग जो जैसे दयालु व्यक्ति मिलते थे पानी-वानी के लिए पूछ लेते थे, भैया पानी पियोगे? तो अंतरात्मा से दुआएँ बहुत निकलती थी। तो शुरुआत करी लाइफ़ को तो 3 साल मैंने डोर टू डोर कोरियर की डिलीवरी करी, उसके बाद फिर मैंने उस समय शेयर मार्केट के बिल, इक्विटी के बिल चलते थे, म्यूचुअल फंड के बिल चला करते थे, तो मैं अर्जेंट कोरियर भी डिलीवरी किया करना शुरू किया, जिसकी ₹10 पर पैकेट मिलते थे। तो सीन होता था, मैं नेहरू विहार भजनपुरा के अंदर आस-पास में रहता था, करावल नगर के पास में नेहरू विहार है, मावी हॉस्पिटल वाली गली के अंदर मैं रहता था। और यहाँ से लेके मैं पहले सुबह 5 ही बजे दरियागंज जाता था, अपने कोरियर को उठाता था और उसके बाद फिर वहाँ से न्यू दिल्ली हाउस, कनॉट प्लेस से अपना कोरियर को साइकिल में उठाता था और उसके बाद फिर पूरे जमुना पार्क के अंदर मैं साइकिल लेके उस कोरियर को बाँटता था। दोपहरी के बाद उस कोरियर को फिर रिपोर्टिंग किया करता था, अर्जेंट कोरियर निकलता था, अर्जेंट कोरियर को लेके मैं फिर शाम तक पूरी जमुना पार्क बाँटते, 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 बाँटते फिर करावल नगर के आस-पास में जाता था और ये सीन मेरा होता था दोस्त कि एक बार जब मैं अपने खाट के ऊपर लेटा था ना, मैं कौन-सी दुनिया के अंदर कहाँ पड़ा हूँ, ये मेरे को होश तक नहीं होता था। तो ये सिलसिला चलता रहा, कहते हैं ना ब्लेसिंग होती है उस परमपिता परमात्मा की, जब कुछ करवाना शुरू करता है आपसे, कुछ तो तकलीफें पहले देता है, आपको चेक करता है। जब भी कभी एक मटकी खरीदने के लिए जाएँगे, तो आपको मटकी भी आप पीट-पीट के चेक करेंगे, कहीं लीकेज तो नहीं मार रही है। तो परमात्मा मेरे को पीट-पीट के, बजा-बजा के ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन दे-दे के, दे-दे के, दे-दे के इतना मजबूत किया कि मैंने थोड़े दिन बाद अपनी खुद की कोरियर कंपनी शुरुआत कर ली, शेरपुर चौक के ऊपर जो दयालपुर करावल नगर मेन रोड के ऊपर है शेरपुर चौक। वहाँ पे मेरी कोरियर कंपनी का नाम था ईस्ट दिल्ली मेल कोरियर सर्विसेज़। मैंने सफदरजंग से मैंने कनॉट प्लेस से हर जगह से कोरियर लाया, ज़्यादा लंबी स्टोरी को शॉर्ट करना चाहूँगा क्योंकि अपनी पर्सनल स्टोरी भी थोड़ी लंबी हो जाएगी। कोरियर कंपनी चलाया बट होता ना जब हमारी शादी होती है, जब हमारा ब्याह होता है,
और सब कुछ जब अपने को दहेज मिल जाता है, खासकर ब्राह्मण समाज के अंदर 2 बाप होते हैं हर इंसान के पास में, एक अपना खुद का बाप, एक ससुर जी भी मिल जाते हैं। तो अपने खुद के बाप के पास जब प्रॉपर्टीज ना हो, कुछ मिला ना हो, बट जब आप दहेज में कोई कंपनी, किसी कंपनी के आप ओनर बन जाओ, जब दहेज में आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाए, तो उस समय क्या होता है, हम लोग कंफर्ट जोन के अंदर एंट्री हो जाती है। तो अपने को शादी में दहेज मिली पल्सर रेड कलर की चमचमाती 150 मोटरसाइकिल, साथ-साथ में दहेज में सोफा, फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन सब कुछ मिली और साथ में एक सुंदर सी चमचमाती हुई अनारकली मिली और उसके साथ-साथ कुछ कैश भी मिला और जब मिला तो अपन काय को फिर कोरियर कंपनी के अंदर जाएगा, फिर तो साला घर में बैठा था आराम से। और जब मैं घर में बैठा था, जो मेरे बच्चे थे वो साइन कर करके जो कोरियर की पर्ची हुआ करती जिसे पीयूडी बोलते थे, उसको लाके मेरे को देते, साहब इतनी मैंने कोरियर डिलीवरी कर दी और जो कोरियर होता था उसको यमुना जी वहीं रास्ते में पड़ती थी, उसमें विसर्जित किया कर दिया करते थे। तो 2-4-6 महीने शादी तक तो खूब मैं बाबूजी बन के अच्छी तरीके से जीवन यापन किया। 2-4-5 महीने बाद मेरी कोरियर कंपनी के अंदर लग गया ताला। तकरीबन 2.5 से 3 महीने को मुझे पेनल्टी भरनी पड़ी और जब पेनल्टी भरनी पड़ी, तो ऊँट पहाड़ के नीचे आया, तो मेरा भाई बोला अब क्या करेगा? कोरियर कंपनी जब बंद हो गई तो होता ना, वैसे तो ये सब कुछ सही चलता रहा, तो घरवाले नहीं पूछते क्या करेगा, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है, तो घरवाले पूछते अब क्या करेगा? तो बोला क्या करूँ? अब तो कुछ अंधेरा चारों तरफ से दिख रहा है, अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा, करूँ क्या? और साथ-साथ में नई-नई शादी हुई, ससुराल वालों को क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो सीन दोस्तों ऐसा हुआ, मेरा भाई बोला देख सुन मेरी बात, ज़्यादा टेंशन-वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तेरा भाई मैं खुद हूँ, मैं भी ड्राइवर हूँ, तेरे चाचा ड्राइवर है, तेरे ताऊ के लड़के ड्राइवर है, तेरा पूरा खानदान साला ड्राइवर, तू ये भी एक काम कर, अच्छा खासा जो तू कंपनी का मालिक था ना कोरियर कंपनी, तू भी एक काम कर, इधर-उधर भटकने से ज़्यादा बढ़िया है, तू भी एक काम कर अपनी खुद की एक फटफटिया खरीद ले टेम्पू, जिसका हम लोग नाम देते हैं यूपी के अंदर बोलेरो पिकअप, लोडिंग वाली। तो मैं बोला बोलेरो पिकअप कहाँ से आएगी? इतने पास 7-8 लाख रुपए तो मेरे पास में है नहीं नकद में खरीदने का। यार लोन लेना लोन, दुनिया भर के देने के वाले तो लोग तैयार हैं, तेरे पास तेरा सिविल स्कोर ठीक है, तू कंपनी का मालिक है। अरे अभी तेरी कंपनी खराब बनना, सिविल स्कोर तो तेरा बढ़िया है, फटाफट जाके लोन पे निकलवा। तो मैं स्वरूप नगर से महिंद्रा एंड महिंद्रा का शोरूम था, वहाँ पे जाके फटाफट 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया, बोलेरो पिकअप डाले वाली खरीद के लेके आया। डाला बनवाया 20,000 रुपए के देके और उसके साथ में अटैच किया उस गाड़ी को, थोड़ा स्पीड भी बोलूँगा क्योंकि वक़्त अपने पास कम है। उस गाड़ी को टाई अप किया दैनिक जागरण के अंदर। नोएडा सेक्टर 65 के अंदर दैनिक जागरण की हेड ऑफिस है, उसके अंदर टाई अप किया। और क्यों टाई अप किया? क्योंकि सपने बहुत बड़े थे यार, करना बहुत कुछ चाहता था। मेरा बेशक कोई पसीना यूं निचोड़ ले, लेकिन अपने को माल चाहिए था। माली हालत बहुत खराब थी, पैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन रगड़ना अपने आप को चाहता। भाई को बोला भाई एक काम कर, तू तैयार है? कर हाँ। बोला मैं टाई अप करता हूँ जाके फटाफट दैनिक जागरण के अंदर, तू रात में चले जाइए, मैं दिन में आजादपुर सब्जी मंडी चलाऊंगा। 1,000 रुपए रात में तू बचाइए और 1,000 रुपए दिन में मैं बचा के दूं। ये सिलसिला चलता रहा और कहते हैं ना जब किसी की रेलम-पेल ज़िंदगी चलती है, गाड़ी-वाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो साला स्वाभाविक सी बात है, होना ही होना है। 2-4 बार बड़खल चौक फरीदाबाद के अंदर, है ना? मेरा खटाखट मैंने गाड़ियाँ बची ट्रक के अंदर और गाड़ी 3 बार यूँ चार पलटती-पलटती चली गई। तो सुंदर सी जो चमचमाती हुई मेरी टेम्पो थी बोलेरो पिकअप, वो कहीं न कहीं ऐसे लगी जैसे कि बूढ़ी अम्मा लगने लगी थोड़ी, मात्र साल, डेढ़ साल, 2 साल के अंदर ही ऐसे लगने लगी। तो उसे ठोक-ठोक के हम दिन में ही रिपेयरिंग करवा लेते थे क्योंकि हमें पता चल गया था सारे अड्डों का मायापुरी के अंदर सारा स्क्रैप का काम सामान मिलता था। तो वहां से गए रात में कबाड़ी से, दिन शाम को कबाड़ी के यहाँ से दूना उसका बोनट खरीद के लाए, बॉडी वॉडी खरीद के लाए और यहाँ पे डेंटर को बोला फिर चिपका क्योंकि रात को अपने को दैनिक जागरण के अंदर जाना है। और सिर्फ एक छुट्टी होती थी दैनिक जागरण के अंदर, वो छुट्टी कौन सी होती थी? वो छुट्टी होती थी सिर्फ होली की। बाकी जिंदगी में न संडे न मंडे, न तेरे घर में कोई मर जाए तो कोई छुट्टी वुट्टी उधर दैनिक जागरण कभी जिंदगी में आज भी नहीं होती थी और उस समय भी नहीं होती थी। और दोस्तों एक बार बहुत खतरनाक मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इवन मेरी गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी। और जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो हम किस्तें जब टाइम से नहीं जमा कर पाए तो रिकवरी वाला था क्रेन वाला, मेरी गाड़ी को मेरे दरवाजे पे टांग के लेके गया। जब टांग के लेके गया तो मेरे पास कोर्ट केस लागू हो गया 30,000 के। तो टेंशन हुई कहाँ साला घर का मालिक अच्छी तरीके से जिंदगी जीता था कोरियर का, फिर कहाँ एक बवाल हो गया कोर्ट केस का। अब मैं कोर्ट केस के चक्कर काटना शुरू किया 30,000 के ऊपर। भाई बोला अबे कोर्ट केस लड़ेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बोला क्या करूं? कर दूसरी निकलवा, अभी सिविल स्कोर उतना खराब नहीं हुआ, लोन थोड़ा अमाउंट बढ़ा, कुछ मेरे से ले, कुछ चाचा से उधार ले, इधर उधर से अरेंजमेंट कर, एक काम कर दूसरी बोलेरो पिकअप निकलवा। अदरवाइज तेरा जो जो टाई अप है ना दैनिक जागरण के अंदर से वो भी टूटने वाला है और तेरा जो सब्जी मंडी का आजादपुर का जो भाड़े वाले तो तेरे क्लाइंट है वो भी कहीं और चले जाएंगे। तेरा ये हाल होगा, धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का। इस काम कर जल्दी दूसरी निकलवा। मैंने फिर लोन लिया, एक लोन तो साला खत्म नहीं हुआ था, दूसरा लोन फिर लिया 7 लाख रुपए का बोलेरो पिकअप का। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा मेरे शब्द ऐसे उटपटे हैं, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि जब पीड़ा इधर होती है ना इधर, तो मुंह से निकलती है, इधर से निकलना शुरू होती है।
फिर लोन लिया और फिर लोन लिया उधर, फिर मैं कोर्ट में मेरी पेशी होती थी, मैं उधर जाता था, जैसे जज साहब मेरे बोलते किस्तें क्यों नहीं जमा किया, अरे मैं बोला कमाऊं तब तो जमा करूं, रोज साला एक्सीडेंट होता है, किस्तें कहाँ जमा करूं, इतना तुम्हारा सीएनजी का रेट, टोल टैक्स, कभी परमिट पड़ने खत्म है, कभी पोल्यूशन खत्म है, कभी आरटीओ पकड़ लिया, कभी 5 नंबर ने पकड़ लिया, कभी बॉडी खत्म है, कभी टायर फट गया, कभी कमानी टूट गई, कभी इंश्योरेंस खत्म है, इन छापा से जब फुर्सत मिले तब तो मैं किस्तें जमा करूं, तेरा लिया काहे था लोन, तो बोला देखो अब दे दूंगा, कमाते कमाते फांसी मत चढ़ाओ यार, क्योंकि मैं क्रिमिनल नहीं था, मैं सिर्फ डिफाल्टर घोषित हो रहा, मैं किस्तें नहीं जमा कर पा रहा था बस। दूसरी गाड़ी फिर लिया यार, उसका रिपोर्ट से भरी हुआ, वो गाड़ी वो भी आ गई। अब जब गाड़ी वो वाली भी, पुरानी वाली भी आ गई, नई वाली भी आ गई, तो मेरे चाचा जी बोले मेरे भाई को समझाए सारा करके, देख वो तेरे को संदीप 15,000 रुपए देता है, रात भर तू ऐसी तैसी मरवाता है, एक काम कर, इधर आ, ये गाड़ी मैं ले लेता हूँ संदीप से और उनको बाद में पैसे दे दूंगा, तू इसको चला, तेरे को 20,000 रुपए महीना में दूंगा। और उस गाड़ी को टाई अप करवा देगा, संदीप की जान पहचान है, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, वो भी नोएडा के अंदर सेक्टर 65 के अंदर, ये सेक्टर 62 के अंदर है, तो तेरा टाई अप हो जाएगा, एक काम कर आ जा। और मेरा जो चलता हुआ व्यवसाय था ना, सनी की 7.5 मेरे ऊपर सवार, और वो दैनिक जागरण से मेरा टाई अप जो था वो टूट गया भाई, गाड़ी दूसरी वाली अटैच हो गई हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, अब मैं बन गया बेला, उधर उसके भी लोन भरना, इधर इसका भी लोन भरना, साथ साथ में आजादपुर सब्जी मंडी के अंदर रात भर रोता था, दिन भर रोता था, उधर ही पड़ा रहता था भाड़ा पाने, कोई कहता 300 रुपए भाड़ा है, तो मैं हाथ उठा, मैं भाई एक काम कर मैं चलता हूँ, 300 रुपए मेरी सीएनजी लगती थी, 300 रुपए के लिए मैं तैयार होता था, इवन पल्लेदारी भी खुद कर लेता था, क्यों करता था, क्योंकि 5 रुपए कट्टा लादने के लिए प्याज के कट्टे 70-70 किलो के कट्टे होते थे, 50 कट्टे लादने के, 50 कट्टे अगर मैं लाद रहा हूँ, 5 रुपए कट्टा लादने के, 5 रुपए कट्टा उतारने के, 10 रुपए मेरे को मिलता था, 500 रुपए मेरी रुपए दिहाड़ी इधर से मिलती थी। और रात में जब मैं कभी अपनी टी शर्ट उतार के मैं घर पे लेटता था ना, तो मैं पीठ के बल नहीं लेट पाता था, क्यों, क्योंकि मेरी पीठ पूरी छिल जाती थी पल्लेदारी करते करते, मैं पेट के बल लेटता था। ये सिलसिला चलता रहा, फिर किसी ने समझाया, हटाए दोनों गाड़ियों कबाड़े में बिचवा, अब चाचा बच्चे पैसे वैसे निपटाए, बड़ी गाड़ी ले, बड़ी गाड़ी लेगा, बड़ा भाड़ा मारेगा, बड़ा जिंदगी से बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी। मैंने फिर टाटा 4-7 और टाटा 4-7 ली, उस गाड़ी के अंदर माल 4 टन की पासिंग होती थी, बोलेरो के अंदर 1 टन की पासिंग होती थी, 4 टन माल भरना शुरू किया, सेल्फ ड्राइवर था, दिल्ली मुंबई गुजरात महाराष्ट्र जहां का भाड़ा मिले, संदीप उधर जाना शुरू कर दिया, अब हुआ नेशनल ड्राइवर। और जब नेशनल ड्राइवर मिल गया था, ड्राइविंग लाइन के अंदर जितने भी साथी होंगे उनको भली भांति पता होगा, ड्राइविंग लाइन के अंदर खास करके येलो नंबर प्लेट की जो गाड़ी आप चलाओगे, कॉमर्शियल गाड़ियां, उस गाड़ियों के अंदर बड़ा मान सम्मान, बड़ी इज्जत, बड़ा प्यार होलसेल रेट में अपने को मिलना शुरू हो गया, है ना। कौन सा इज्जत कौन सा प्यार हो, आप सब लोग समझ रहे हो, जो टैक्सी ड्राइवर हो, जो ड्राइवर को मिलती है, वो अपने को बहुत मान सम्मान, बड़ी इज्जत, बड़ा प्यार मिलना शुरू कर, मेरे से वो प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने डिसीजन ले लिया, यार इस तरीके से गाड़ी चलने वाली नहीं है। इतने तो मैं डिसीजन लेता, इतनी में दिल्ली में 2017 के अंदर केजरीवाल साहब की सरकार आ गई और रूल लागू हो गया, ऑड इवन रूल, 10 साल पुरानी सारी डीजल गाड़ियां बंद हो गई और मेरा भी नंबर उसी के अंदर आ गया। अब मेरी जो लटकिया थी जिसमें मैं ठीक ठाक से पैसे कमाता था, वो लटकिया मेरी कबाड़े में कट गई। अब मैं कहीं का भी नहीं रहा, ना मेरी कोरियर कंपनी रही और ना मेरा कोई टम्पू टम्पा रहा। अब ना जो इंसान अपना बिजनेस कर ले उसे कोई नौकरी होने वाली है। तो अब उस समय मेरे साले साहब थे, वो बोले यार अब क्या करोगे, बोला क्या करो, कह रहे तुम्हारे पास एक कमर्शियल लाइसेंस है, क्यों ना ओला उबर के अंदर टैक्सी चला लो। बोला हाँ यार ये काम फिर भी ठीक है, क्योंकि मेरे पास कमर्शियल लाइसेंस है। फिर मैंने ऐसे, जैसे अभी आप बैठे हैं अतर सर बैठे हैं इधर सिक्योरिटी गार्ड का क्या पहन के, तो मेरे को इधर बिल्ला और इधर फौजी वाला पूरा आसमानी रूपी का शर्ट और साथ साथ में काले रंग का पैंट पहन के मैं बन गया टैक्सी ड्राइवर। और मैं अपनी टैक्सी को, मैं सच बताऊं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 10वीं के अंदर फेल हो चुका था, बीए के अंदर भी मैं फेल हो चुका था। मेरे को शुक्र करो, मेरे को वेस्टेज मिली यार, मैंने नकल मार मारे पढ़ाई करी थी, आप लोग मत करना। और मैं टैक्सी लेके, मेरे को नेविगेशन भी साला चलाना नहीं आता था। मैं, मैडम मेरे पास बैठती थी कि मेरे को एयरपोर्ट छोड़ दो, मैं उनको 1.5 घंटे तक लक्ष्मी नगर के अंदर यूं घुमाता था। उनको किराया जो 300 रुपए होता तो 700 रुपए को जाता था। तो मेरे को उधर भी गालियां मिलनी शुरू हो जाती थी, बोला तू हरामखोर, मेरे को एयरपोर्ट ले जा रहा, तू यहीं लक्ष्मी नगर के अंदर घुमाए जा रहा, तेरे को रास्ता नहीं पता, कम से कम मेरे को बोल तो दे। तो बोला बहन जी ये बात आता हो, कह रहा बताऊं तो सही, 700 रुपए पनौती तेरा बाप भरेगा, जो किराया इतना बढ़ गया, एक काम कर पहले ही बोल दिया होता। तो बहुत कुछ सुनना पड़ा, सच बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, सुनते सुनते है ना, आदत पड़ गई अच्छी तरीके से। तो फिर मैंने फटाफट अपना एयरपोर्ट के अंदर, फिर मेरे को अंग्रेज मिलना शुरू हो गया, फिर चू 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 करके आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोलना शुरू किया। फिर उनसे पूछना शुरू, यार विदेश में क्या होता है, कैसे पैसा आता है। तो अपने को इंडियन कम समझ में आने लगे, अपने क्या फॉरेनर ज्यादा समझ में आने लगे। अंग्रेजों से मेरा तालमेल ज्यादा बना। जब भी मेरे कोई अंग्रेजों को भाड़ा मिले ना, फटाफट भाग के एयरपोर्ट जाता था, उनको उठाता था, दिल्ली एनसीआर के अंदर जहां भी वो कहते थे उनको उतारता था। लेकिन ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। 15,000 रुपए मेरे को ड्राइविंग मिलता था जब मैं ओला उबर के अंदर टैक्सी चलाता था। अपनी गाड़ी पे कभी जिंदगी में कपड़ा नहीं मारा, नई गाड़ी पे। लेकिन जब मैं पहली दिन ओला उबर के अंदर टैक्सी पकड़ी, मिस्टर
मुकुल भारती की, जो दुर्गापुरी के अंदर रहते थे, बोलते संदीप कपड़ा शीशा सही तरीके से साफ कर ले, तेरा रेटिंग कम हो जाएगी, तेरे को भाड़ा नहीं मिलेगा सही से। तो मैं बोला कपड़ा टैक्सी पे मैं मारूंगा? वो साला वो दिन भी अपने को करना पड़ा, कपड़ा रगड़ रगड़ के साफ करता था अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल कभी जिंदगी में कपड़ा नहीं मार रहा, और उधर कपड़ा भी अपने को मारना पड़ा। फिर मेरे को चीज समझ में आ गई, 15,000 रुपए महीने की नौकरी थी मेरे को। उसी समय 10 अप्रैल 2017 को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया एक बार चाहूंगा, जोरदार तालियां यार पांडे सर के लिए, जो हम सबके गुरुदेव हैं, वेस्टिज में यूसीडी हैं। उन्होंने मेरे को बताया तेरी जिंदगी इस तरीके से चलने वाली नहीं है, तेरी माली हालत बहुत खराब है, तेरे को घर के ऊपर कच्चे गारे की दीवार बनी है, जैसे जैसे हमारे बीच में थे अतर सर, हमारे पास तो टीन वाली चद्दरें हमने पुरानी लेके आई थी किसी से, और पुरानी चद्दरें रखी थी पड़ोसी से मांग के, उस चद्दरों को रखी थी। माली हालत खराब थी, घर के अंदर ना फर्श था ना पुताई थी, कुछ नहीं था। नल से पानी 3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते थे, इसलिए लेके आते थे। नल लगवाया, 3 बार बोरिंग करवाया, नल भी खराब हो गया। कहते हैं जब शनिचर सवार होता तो चारों तरफ से ही सवार होता है। 3 बार 15-15 हजार रुपए देके बोरिंग करवाई, 3 के तीनों बार नल खराब। तो क्या हुआ, घर से तकरीबन 8-10 घर, वहां जहां मैं रहता हूँ अभी, इधर पहले घर भर नहीं रहते थे, तो मैं तकरीबन 8-10 घर छोड़ के उधर से पानी भर के लेके आता था, और पानी भर के ले आता था बाल्टी यूं लटका के 20-20 लीटर की। तो पहले मैं धोबी वाला काम करता था, सुबह लेके शाम तक 20-20 बाल्टी पानी भर के लाता था, मैडम को भर के देता था, क्योंकि दिन भर के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और लेटरिन बाथरूम, एक बात याद आ गई, मेरा घर तो कच्चे गारे का था जहां मैं बैठा हूँ, और 100 गज के घर के अंदर पीछे 25 गज के घर के अंदर मेरा टीन वाला चद्दर वाला कमरा पड़ा हुआ था, बाकी मेरा 70 गज घर पूरा बिल्कुल खाली पड़ा था। और उसमें जो मेरा घर था ना, लेटरिन और बाथरूम, वो इधर से दीवार जो पीछे वाली थी ये बनी हुई थी, और इधर वाली दीवार यू बनी हुई, और जो सामने वाला गेट था ना, अपने पास प्लास्टिक गेट लगवाने का भी अपने पास पैसा नहीं होता था। तो हमारे पास प्रथा थी यूपी वाली, हमारे पास खास करके माली हालत जब हमारी खराब होती ना, हम लोग कंप्रोमाइज लाइफ तो जीते हैं। तो हम लोग क्या काम करते थे, घर में जो हमारी वाइफ की पुरानी साड़ी होती थी, हम उसे यूं रखते थे, इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार के ऊपर, उधर से ईंट रख देते और इधर से ईंट रख देते। और उसके बाद जब हम लोग वॉशरूम के अंदर जाते थे ना, तो हम पवन देव भगवान से ऐसे साक्षात दंडवत वॉशरूम के अंदर बैठ के प्रार्थना करते थे, हे भगवान पवन देव भगवान, जब तक हम इसके अंदर बैठ के बाथरूम के अंदर तांडव कर रहे हैं ना, तब तक आप हवा मत चलाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर हवा चली तो मेरी इज्जत का पनूता बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने वाला है। आप लोग हंस रहे हो यार, मैं जिसके ऊपर बीती ना उसको पता हो। तो दिन थोड़े दिन कहते ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। 20 अप्रैल मेरे को समझ में आई। ये सीन से बहुत लंबी स्टोरी है, नहीं समझ पाओगे, इसलिए कभी ऑफलाइन सेमिनार होगा ना तब आपको समझ में आएगा। काटूंगा स्टोरी के सर बीच में। वेस्टिज शुरुआत करी 10 अप्रैल 2017 को, और वेस्टिज शुरुआत करी 10 अप्रैल 2017 को। तो कुछ यमुना विहार डीएलसीपी के अंदर पांडे सर ने मेरे को ये कह के बुलाया था कि संदीप जी जॉब करना चाहते हो? तो मैंने उनको कई बार, जब मेरी जॉब छूट गई थी, मेरी ड्राइविंग के अपनी गाड़ी जब कबाड़े में पड़ गई थी, मैं उनको बोल रहा था कहीं बढ़िया जगह मेरी नौकरी लगवा दो। लेकिन दिल से तो ये आवाज आती थी, इंटरव्यू देने लायक तू है भी नहीं, क्योंकि 10वीं के अंदर तूने नकल मारी थी, खास करके यूपी वाली तेरी पढ़ाई थी। तू कभी बाजू के अंदर नकल भर के ले गया, कभी पैंट की मोहड़ी के अंदर नकल भर के ले गया, कभी बेल्ट के अंदर नकल चिपका के ले गया, कहीं कॉलर के पीछे नकल को यूं चिपका के लेके जाता था। और नकल इसलिए मारता था कि अपना मकसद सिर्फ एक होता था। हम 12 महीने पूरी, जब पेपर किसी सब्जेक्ट पे जब हमें पढ़ाई करनी होती थी, हम 12 महीने तो पढ़ते नहीं थे, इतने निठल्ले थे घर के, कि जब अब आया 12वां महीना, एग्जाम का टाइम जब आया, तो मम्मी बोलती थी पढ़ ले आराम को, फेल हो जाएगा। तो मम्मी बोलता है, अरे मेरी माँ चिंता मत कर, मैं पास हो जाऊंगा। तो हम लोग विद्या क्वेश्चन बैंक खरीद के लेके आते थे प्रतापगढ़ यूपी से, और विद्या क्वेश्चन बैंक लेके आते थे, उसको भी कभी खोल के नहीं देखते थे। कल पेपर है, कल पेपर है, तो आज रात को विद्या क्वेश्चन बैंक जब माँ बहुड़ देती थी, तो हम एक बार 2 बार पन्ना उठा के देखते थे। और सच बताऊं, जब पेपर कल है और आज आप विद्या क्वेश्चन बैंक के पन्ने उठा के पलटोगे ना, भेजन कुछ समझ में तो अपनी आने वाली थी नहीं। तो मैं फिर पढ़ के रह देता, माँ कहती कुछ पढ़ ले, मतलब क्या पढ़ू, तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर पास कैसे होगा बेटा? बोला आप सुबह ही कर लेंगे जो करना होगा। तो उसके ना आंसर सोल्व वाले क्वेश्चन होते कि 2009 के अंदर क्या है, 2010 के अंदर क्या है, 2011 2012 ऐसे सालों के अंदर क्या क्या आया। तो मैं उसे देखता, जो क्वेश्चन ज्यादा था ना, उस पन्ने को ऐसे खर्र फाड़ता था, ये वाला क्वेश्चन बार बार आया, उस पन्ने को खर पकड़ता इधर लपेट लेता था, हाथ के ऊपर लिख देता मोहम्मद गोरी का जन्म हुआ था, तो के लिख देता, के कॉलर वाली ऊपर जो नकल चिपकी हुई ना, उस पर मोहम्मद गोरी वाला है। और जो पैंट की मतलब मोहड़ी, मोहड़ी मतलब एम एम, मतलब हुमायूं के जो जन्म के बारे में अगर आया तो एम मतलब मोहड़ी के अंदर नकल, उधर मोहड़ी के अंदर है। बी मतलब बाजू, बाजू की जो इधर है ना, इधर जो नकल है उसके बारे में। ऐसा मैंने इसलिए लिखा था कि मेरे को पता है नकल कौन सी कहाँ किस जगह पे है। आप लोग मत करना, क्योंकि मेरे तो वेस्टेज मिल गई, आपको क्या मिलेगी परमात्मा जाने। तो जब पांडे सर बोले कि तुम्हारी बढ़िया से जॉब लगवा दूंगा, तो बढ़िया से जॉब के जब बारे में बात आई, तो बोला यार लगवा दो। कर फार्मा लाइन के अंदर कर लोगे क्या?
तो एक्चुअली जब मैं कोरियर डिलीवरी बॉय था, तो मैंने बहुत सारे एमआर जो होते थे उनके घरों पे ना मेडिकल की दवाइयां सप्लाई किया करते थे, बॉक्सेस। तो उनको जब कभी देने जाता था, कोरियर की डिलीवरी करने जाता था, तो पता लगा बाबूजी तो विदेश घूमने गए हैं। तो बोला यार एमआर का काम मेरा, अरे हाँ, बोला लग जाएगा, डेफिनेटली लग जाएगा। मैं लगवा दो ना यार, कह रहा 25,000 रुपये महीना मिलेगा। बोला ठीक है। कह रहे यमुना विहार के अंदर एक कंपनी है, मेरे दोस्त की कंपनी है, उस कंपनी के अंदर मात्र 2 लोगों की वैकेंसी खाली है, काम करो आज फटाफट भाग के आ जाओ। 10 अप्रैल 2017 को पांडे सर ने मेरे को बोला कि आ जाओ फटाफट भाग के। हम लोग जो गरीब किस्म के लोग होते हैं ना, जब कोई मौका मिलता है, जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम लोग उसको ना टकराते हैं। आज अभी तो मुझे वहां जाना, आज तो मुझे वहां जाना, अभी तो मुझे ये करना, अभी मेरे को सल्टाना जैसे लगता है हम लोग अंबानी की औलाद होते हैं। तो हम सल्टाने के चक्कर में बोला थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा अभी मुझे कहीं जाना है। कह रहा ये जो 2 वैकेंसी खाली है ना, ये 2 वैकेंसी में एक तो आज हो जाएगी और एक तुम्हारे लिए है, और एक आधा कोई गया तो आज के बाद मेरे को ये मत बोलना कि मेरी जॉब नहीं लग रहा है। बोला फिर करना क्या है? कह रहा करना कुछ नहीं, जैसे हो वैसे ही आ जाओ। तो मैं भाई साहब सच बताऊं, मेरे पास टी-शर्ट थी जो इधर से फटी हुई थी, और लोवर था पैंटों, और पैरों में थी हवाई चप्पल, दाढ़ी मेरी बनी नहीं हुई थी। मैं ऐसे ही उठाया अपनी मोटरसाइकिल पल्सर और पहुंच गया यमुना विहार डीएलसीपी के ऊपर, पैरों में हवाई चप्पल, नीचे लोवर और ऊपर फटी हुई टी-शर्ट, और पहन के जब जैसे ही यमुना विहार डीएलसीपी आनंद सागर रेस्टोरेंट के पास में जो है गौरव भाई की, वहां जब मैं पहुंचा तो बाहर ना पांडे सर यूं कंघी कर रहे थे, कोट पैंट टाई पहन के। 15, 30, 40 मोटरसाइकिल खड़ी थी, एक आधा उस समय फोर्ड फिगो खड़ी थी, और एक सेंट्रो कार खड़ी थी, और वो राजीव सर की थी, और फोर्ड फिगो सर कार जो थी रिजवान सर की थी। तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या बवाल क्या ये। तो जब कंघी कर रहे थे, बोला यार एक बात बताओ, मेरे तो तुम ऐसे जब भंगी जैसे बिल्कुल बना लिए हो, बना के तुम बुला लिए हो, और खुद यहाँ कोट पैंट टाई पहन के कंघी मार रहे हो। इंटरव्यू आपका होना है, इंटरव्यू मेरा होना है। टेंशन मत लो, मेरी दोस्त की कंपनी, काम करो, अंदर तो चलो। और अंदर जाने के बाद क्या हुआ, पांडे सर ने ना इस तरीके से एक रजिस्टर रखा था, अगली जो सीट होती है ना, उस सीट के ऊपर इस तरीके से एक रजिस्टर रख के मेरे नाम से एक बैनामा करवा रखा था कि अभी वो आएगा उसको बैठाऊंगा। आप लोग भी ऐसे करते होंगे। तो अगली सीट के ऊपर पांडे सर ने एक रजिस्टर रखा था, उसके ऊपर जब मैं बैठा तो जब हॉल के अंदर जैसे घुसा तो जब मेरी नजर पड़ी सबके ऊपर, कम से कम 150 लोग कोट पैंट टाइप पहन के उधर ही बैठे हुए थे, परफ्यूम मार के। तो जैसे मैं घुसने की कोशिश करी, मेरा मन करे भाई एक काम कर, पीछे चल चल, कहां तू इस जंगल में आके फंस गया, इतने कोट पैंट टाई वालों के बीच तू अंधों में काना राजा कैसे इधर आ गया, गलत जगह पर। तो मन में पांडे सर पीछे फिर धक्का मार के अंदर मेरे को घुरा, अरे बैठो ना, काहे को टेंशन ले रहे हो। बैठ गया। 1.5 घंटे बाद क्या प्रवचन चला अपने इधर, कुछ समझ में नहीं आई। और क्यों नहीं समझ में आई, मैं आपको बोलना चाहूंगा, मोटी बुद्धि के अंदर, मेरी मोटी बुद्धि थी, मैं भैंस का दूध उस समय पीता था, अब नहीं पीता हूँ। मोटी बुद्धि के अंदर जल्दी कोई चीज घुसती नहीं है, और घुस गई साली तो जल्दी कभी निकलती नहीं है। तो अपने तो रोका, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी चलती थी उस समय, अब तो सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी चलने लगी। उस समय 10,000 पीबी से डायरेक्टर बनता था, और उस समय सीन ये होता था कि जब पूरी मीटिंग चली तो उस समय थे एक सुनील बंसल सर, डायमंड डायरेक्टर। उनका एक स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस कर रहे थे, होस्टिंग वही कर रहे थे। उधर उन्होंने एक बात बोली, कितने साथी ऐसे हैं जिसे इस हॉल के अंदर बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, कितने साथी ऐसे हैं जो इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर बैठे हैं, जो 10,000 रुपए लगा 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? प्लीज रेस योर हैंड। अपने हैंड को ऊपर करेंगे, ऐसे ऐसे ही कर लेना। हाँ, कितने साथी ऐसे जो 10,000 रुपए लगा 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? बाय मिस्टेक उस दिन मैंने भी ऐसे ही गलती से हाथ ऊपर कर दिया था, और आगे ही बैठा हुआ था, तो मेरे को सुनील बंसल सर ने खड़ा करवा लिया, और खड़ा करवाने के बाद करे एक बार जोरदार तालियां बजाना सर के लिए। सर 10,000 रुपए लगा के 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। और ऐसा 10,000 रुपए लगा 1 लाख रुपए महीना कमाना क्यों चाहता था? क्योंकि गाड़ी को कबाड़े में कटवाई थी, माल अपनी जेब में था 60-70 हजार रुपए गरम, अंदर से मिजाज बड़ा गरम था, क्योंकि उसको ठिकाने लगाना होता है ना, जब पैसा होता है तो इंसान का मिजाज बड़ा गर्म होता है। अब क्लैपिंग व्लैपिंग तो हुई और सेशन खत्म हुआ, पांडे सर मेरे को फिर मिले, कह रहा कैसे लगा? बोला यार लगा तो बहुत अच्छा। कह रहा अच्छा लगा तो करना चाहिए। बोला बिल्कुल करना चाहिए। कह रहा कामयाब हो जाओगे? बोला बिल्कुल हो जाऊंगा। तो मेरे मुंह से एक बात निकली, यहाँ पे लूले लंगड़े अंधे बहरे तोतले वोतले सब कामयाब होते हैं, गंजा आया था, गंजा भी अगर कामयाब हो सकता तो हम लोग क्यों नहीं कामयाब हो सकते? तो गंजा शब्द मैं माफी चाहता हूँ, उस समय मैं गिरी सर को ऐसे बोला था, बोले जब गंजा यहाँ से 4 लाख रुपए महीने कमा सकता था, हम लोग क्यों नहीं कमा सकते? तो पांडे सर कह रहे काम करो, ज्वाइन कर लो। तो बोला कितने से? कह बोले तो थे 10,000 रुपए से। तो बोला 10,000 थोड़ी ना, वो तो उधर स्टेज पे अपना मान रखने के लिए बोल दिया था, लेकिन इधर थोड़ा बार्गेनिंग करना शुरू किया, थोड़ा कम करो कम करो कम करो। तो 751 रुपए देकर मैंने ज्वाइनिंग करी, और घर में तेल साबुन क्रीम शैम्पू चाय पत्ती लेके आया। तो घरवाली बोली ये क्या उठा लाए? बोले यार उठा के नहीं ले आया, ये चाय पत्ती खरीद लिया, इसको इस्तेमाल करने से पैसा आता है। अगर पैसा आता है, अरे ऐसी कंपनियां कहते ना, जब भी हम कोई नेक काम करें, जब भी हम कोई पुण्य काम करें, जब भी कोई हम दुनिया बदलने वाले काम करेंगे, लोग आपको कभी सलामत छोड़ेंगे नहीं, आपको जीने नहीं देंगे, आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। तो विरोधों से
जिंदगी मेरी फिर शुरुआत होनी शुरू हो गई। और भाई ने बोला ये सब काम चलने चुलने वाला नहीं, अच्छा खासा तुम टेम्पो ड्राइवर थे, 15,000 रुपए महीने कमाते थे, वही लाइन ठीक थी। तो बोला चोरी छुपे मैं करना शुरू किया, अपने तेल साबुन क्रीम शैम्पू चाय पत्ती लिया। लेने के बाद अपने उन दोस्तों के पास जाना शुरू कर दिया जो दोस्त मेरे जिगरी दोस्त थे। बोला यार जुड़ जा यार, तू सामान ले ले, क्योंकि उस समय मेरे पास ना कोई ट्रेनिंग थी, ना कोई स्किल्स थी, ना कोई नॉलेज थी, ना कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई मोटिवेशन थी, ना कोई एनर्जी थी। बस गया लोअर चड्डी पहन बनियान पहन के उसके पास बैठ गया। मैं बोलता था एक काम कर ले ले, मेरे भाई के कहने की वजह से उसको बोला, मतलब भाई कहने की वजह से एक काम कर ले ले एक बार 700 रुपए का सामान। अरे उधर मैंने देखा हूँ यार, और मैं इसलिए मोटिवेट था क्योंकि मैं देखता था वहां 4-4 लाख रुपए महीने वो लोग कमाते जिनके सर के ऊपर बाल भी नहीं है। बोला जब वो कमा सकते तो हम लोग क्यों नहीं कमा सकते। तो मेरा मान रखने के लिए मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा सामान पहले महीने ले लिया। और पहले मैंने जब मेरा सामान लिया तो मैंने पहले महीने जो मेरा पे आउट आया था वेस्टेज के अंदर 1335 रुपए का पे आउट आया था। और वेस्टेज करने का मेन मकसद क्या शुरू हुआ था, जब मैं ड्राइविंग था के अंदर था तो उसमें मेरे पास एक LIC एजेंट थे मिस्टर रमाकांत मिश्रा जी, जो इस मीटिंग के अंदर होंगे, आप सर्च मारेंगे तो। वो मेरे घर पे आए थे सुबह सुबह से 6 बजे का टाइम था, और जो लोग चाय पी रहे थे वो भी आके बैठ गए। अरे एक बात बताओ सर, आप पैसा कमाते हो, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बीवी बच्चों को क्या होगा। तो जो मीठी वाली चाय थी ना अपने को फीकी लगने लगी। बोला ऐसा कैसे कि बोल रहे हो। अरे अच्छा होगा नहीं होगा, बोला वो तो जीवन में जो आया सबको जाना ही जाना है। करे मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, महीने के अगर 2,000 रुपए बचा लो जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। मतलब कैसे करे, एक LIC करवा लेना छोटी सी। तो वेस्टेज इसलिए ये आ गए रमाकांत सर, देख लो हाथ जोड़ रहे हैं, सर बोल रहे हैं ये। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि LIC करवा लो लाइफ सिक्योर हो जाएगी। तो मेरा तकरीबन वो 7-8 लाख रुपए के इंश्योरेंस करे थे, और उसमें 2,000 रुपए महीने की प्रीमियम देती थी। वेस्टेज करने का मकसद ये पैदा हुआ था कि सिर्फ महीने के 2,000 रुपए कमा लूं, उसे LIC किस्त भर लूं, क्योंकि ड्राइविंग से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि मैं गाड़ी LIC किस्त भी भर पाऊं। तो पहले मैंने जब 1335 रुपए कमाया तो एक एक्साइटमेंट आई कि अब लाइफ सिक्योर हो जाएगी, ड्राइविंग में मर भी जाऊंगा तब भी LIC रहेगी जो परिवार वालों को कुछ न कुछ दे देगी। तो पहले मैंने जब 1335 रुपए कमाया तो खूब उबल रहा था अंदर से, और उबल रहा था। दोस्तों दिखाया देख, पहले मैंने तेल साबुन क्रीम शैम्पू चाय पत्ती लिया, पहले मैंने 1335 रुपए कमाया। दूसरे महीने कुछ लोगों ने सामान नहीं लिया। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि जैसे 5 उंगलियां है ना, पांचों बराबर नहीं है, ऐसे सब लोग बराबर नहीं है, सब लोग सामान लेंगे। दूसरे महीने जो काम किया, जो चेक था 2,000 रुपए कमाने का सपना था, LIC किस्त भरने का सपना था, वो चेक आया 523 रुपए। माफी चाहूंगा स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मेरे एक भी बातों के ऊपर अगर डाउट लगे कि बनावटी बातें ये बनावटी भेज रहा है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मैं एकता मैम को भेज दूंगा, अपना पूरा PDF आप चेक कर लीजिएगा। तीसरे महीने जो चेक था दोस्त, दूसरे महीने चेक 523 आया। तो मैं पांडे सर से पूछा, बोला यार 1335 नहीं आया इस महीने, इस महीने तो 1335 भैया 523 आ गया। तुम तो वो तो बोलते थे सर जिनके सर में बाल कम थे वो तो बोलते थे इनकम बढ़ती हुई जाती है, अपना तो साला डाउन हो रहा है। अरे आएगी आएगी, सबर रखो आएगी। तीसरे मैंने फिर काम किया, कुछ लोगों ने फिर सामान कम लिया, क्योंकि नॉलेज नहीं होने की वजह से मैं बार बार फेल हो रहा था। तीसरे मैंने फिर काम किया, तीसरे महीने चेक हो गया 353 रुपए। और कहते हैं ना वेस्ट मोटिवेशन इज मनी मोटिवेशन, पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। तीसरे महीने जब चेक 353 रुपए आया था, अपना जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग का बुखार था वो सारा धीरे धीरे करके उतर गया। और जब बुखार उतर गया तो मैं सोचा फिर अपनी वही वाली टेम्पो वाली दुनिया ठीक है, जिसमें बेशक में माँ बहनी गालियां होलसेल रेट रखने को मिलती हैं, ठीक है भाई, लेकिन ये 353 रुपए कमा के जिंदगी का यापन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे LIC किस्त नहीं भर पाऊंगा। तो जब मैं छोड़ के इस काम को जाने लगा तो मेरे को गिरी सर मुस्कुराए, उनकी बहुत मुस्कुराहट मेरे को ना कातिलाना मुस्कुराहट होती है, मेरे को देख के मुस्कुराए। कह जा कहाँ रहा है, एक जगह में मेरे को मिलती, बोला सर अब नहीं हो पाएगा। तो जब मैं जाने लगा, कह जा कहाँ रहा है, बोला अब जा रहा हूँ। बोला कहाँ, बोला फिर उसी दुनिया के अंदर। बोला फिर आया क्या था, बोला आया तो था कि LIC किस्त भर लूंगा, सपने पूरे हो जाएंगे। कह रहा तेरे को 2,000 रुपए नहीं कमा पा रहा है यहाँ पे। बोला सर नहीं हो पा रहा तभी तो जा रहा हूँ। कह रहा कमा नहीं पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, सफल होना नहीं चाहता है। गिरी सर का एक डायलॉग था, सफल नहीं हो पा रहा है या सफल होना नहीं चाह रहा है। तो बोला सर सफल तो होना चाहता हूं, हो ही नहीं पा रहा हूं। तो कह रहा है अगर सफलता चाहता है कि सफल होना चाहता है, तो सफलता पाने के लिए जो कर्म करना पड़ेगा बताऊंगा, उसे करना चाहेगा। मतलब बिल्कुल करना चाहूंगा सर, बताइए। अगर आप जैसे बोलूं वैसे करना। तो सच बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यार अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। इसमें बहुत कुछ बोल सकता हूँ घंटों घंटों पर, लेकिन वक्त बहुत कम है। और अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। अभी चल के लास्ट में अपलाइन के बारे में आपको एक लाइन बोलूंगा जो आपको काफी इंस्पिरेशन वाली लाइन है। तो गिरी सर ने जैसे बोला वैसे काम किया, उनके नक्शों कदम के ऊपर चलना शुरू किया। पांडे सर ने जैसे बोला वैसे काम करना शुरू किया। जो 353 रुपए के तीसरे महीने चेक था, वो चौथे महीने चेक हो गया 16,982 रुपए का।
और जब 16,982 रुपए चेक था तो मेरे तो वेस्टेज के अंदर आया इसलिए था सिर्फ LIC की 2,000 रुपए महीने के हो जाए, बस ठीक हो जाए, तो परमात्मा को कुछ और मंजूर था। और जब 16,982 रुपए चेक आया तो मैं वो जो मुकुल भारती सर थे, मौलव भाई साहब, सादर प्रणाम, मुझे आपकी टैक्सी नहीं चलवानी, मैं ये कपड़ा मार नहीं सकता क्योंकि अब तो गर्मी लग गई है पैसा कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की। 5 महीने क्या हुआ, मेरा सिल्वर मेंटेन नहीं हो पाया। जब सिल्वर मेंटेन नहीं हो पाया 1801 PV से, तो मेरा जो चेक था 16,982 का हो गया 766 रुपए। जब 766 रुपए, बोला सर 16,982 नहीं आया। यहाँ पे तो RK प्रजापति सर बोलते थे कि एक बार डायरेक्टर बन जाओगे इनकम बैठे बैठे आएगी, और यहाँ तो सर वो 16,000 के बाद 766 आ रहे हैं। कुछ न कुछ गलतियां हुई तो इसको सुधारोगे फिर बड़ा होगा। अगले महीने फिर काम किया, अगले महीने फिर काम किया, जो चेक था 766 फिर हो गया 21,199 रुपए। फिर मैंने कान पकड़ा, अपना भेजा बीच में नहीं लगाना है, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा अपलाइन बोले वैसे ही करना है। फिर उसके बाद चेक हुआ 17,000 का, फिर हुआ 23,000 का, फिर हुआ 18,000 का, फिर हुआ 25,000 का। ये उठा पटक, लेकिन गिरने जीरो पे नहीं होने दिया। फिर जिंदगी में जीरो पे चेक नहीं होने दिया। समझ गया कि कभी LOB से मेंटेन हुआ तो चेक बढ़ गया, LOB मेंटेन नहीं हुई तो चेक 12, 13, 14,000, 15,000 पे हुआ। ये सिलसिला चलता रहा और सिलसिला चलते मेरा 12वां महीना कंप्लीट हो गया। और 12वां महीने में कंप्लीट हो गया, उस समय था शाहदरा के अंदर, मैं मीटिंग कर रहा था बबीता दीदी के यहाँ, मेरे को समझ में नहीं आया। और 10 तारीख का दिन था, उस दिन दोपहर में 2 बजे मेरे को मैसेज आता, डियर डिस्ट्रीब्यूटर, योर मार्च 2018 मंथ बोनस इज 56,000 रुपीज। और जब मेरे को मैसेज आया कि तेरा भाई महीने का चेक आया इस समय वेस्टेज से 56,000 रुपए महीने का, तो मैं सोचता हूँ मेरी सांसें उस समय अटक सी गई। अटक से इसलिए गई, मतलब 56,000 रुपए महीना। अब मेरे को समझ में आया कि जो अपलाइन बोलते थे, गलत नहीं बोलते थे कि यहाँ से पैसा बड़ा आता है, अपने एक्चुअली वो समझ में, अपने पास वो क्षमता ही छोटी थी। हम 10,000 में ही संतुष्ट, 2,000 रुपए के लिए हम छोड़ के जाते थे वेस्टेज को, लेकिन अपने पास इनकम कम थी, इसकी वजह से हम ऐसे कर रहे थे। तो वहां से फिर जब 56,000 रुपए का चेक था, फिर तो ना कोई मीटिंग छोड़ना, ना कोई ट्रेनिंग छोड़ना, बस चले। तो अपलाइन जेड की तपती दोपहर के अंदर अगर मुर्गा भी बनवाते तो बनने के लिए तैयार था, क्योंकि अपने को माल मिलता था मोटा। और सच बताऊं, वो 500 रुपए वाली जो गड्डी होती है ना, 50,000 वाली, ऐसे खुर करके जब आप देखोगे ना पूरी गड्डी को लेकर, उसकी सुगंध बहुत प्यारी लगती है। तो जब अपने को 56,000 रुपए का चेक आया पहले महीने का, अरे क्या जिंदगी लाला। फिर मेरे को जो लोग चमकाना शुरू कर देते, पहले तेरी आई गाड़ी, हेलो मैं देखूंगा, तू बनेगा यहाँ से लखपति, मैं देखूंगा। फिर मैंने उनको चमकाना शुरू किया, क्योंकि कभी बारी उनकी थी, अब बारी हो गई मेरी। और फिर चमकाना शुरू किया, फिर काम किया। फिर अगले महीने की चेक हुआ, फिर 45,000 का हो गया, फिर 57,000 का हुआ, फिर 62,000 का हुआ, फिर 42,000 का हुआ, फिर उठा पटक यूं ही चला। लेकिन चेक 40,000 से नीचे फिर नहीं हुआ। फिर 75,000 तक पहुंचा, और 75,000 तक जब चेक पहुंचा तो उस समय फरवरी 2019 का समय आ चुका था। फरवरी 2019 के समय आ चुका था। गिरी सर बोले काम कर, पासपोर्ट बनवा ले फटाफट। बोलो सर पासपोर्ट की क्या जरूरत है, कह रहा विदेश यात्रा चलना। बोलो सर देखो, विदेश विदेश पे अपने को नहीं जाना, पता नहीं कंपनी कंपनी रहे न रहे, अपने कुछ पता नहीं, अभी पैसा आ रहा है कमा लेने दो अच्छी तरीके से बस। ऐसे ही बोला इन्हीं शब्दों में। कह रहा तेरे को आगे सफल होना है क्या, बोला यार बिल्कुल सर सफल होना है। कह रहा फिर जैसे बोलूं जैसे ही करना, वैसे नहीं करना है। तो अपलाइन फिर बोला जैसे करना। फिर मैंने क्या काम किया, पासपोर्ट बनवाया। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ राजीव सर का। परसों विदेश यात्रा पे जानी है, और आज मैंने पासपोर्ट जमा किया राजीव सर को। सबका पासपोर्ट 1 हफ्ते पहले ही जमा होना बंद हो गया था। मैंने राजू सर को पासपोर्ट दिया, गुरु जी त्राही माम हम आपके चरणों में आए हैं, मेरा पासपोर्ट जमा करो, मेरे को विदेश यात्रा पे लेके चलो। और टेम्पू ड्राइवर पहली बार उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T1 पे पहुंचा, जहां पे अंग्रेजों को बैठा बैठा के लेके आता था। उस टर्मिनल एयरपोर्ट पे पहुंचा जहां पे उसको टिप्स देते थे 50-50 रुपए अंग्रेज भीख के रूप में, और उनका लगेज उनका सामान उतार देता था मेरे को। बाद अंडर पार जब वहां आपने देखो टर्मिनल T1 के अंदर लाल रंग के अंदर से गेट होता, अंदर जाने को उधर से इधर वेव कर देते अंग्रेज। तो मैं इधर अपना दांत फाड़ के इधर वेव ही करता था, उधर से वो अंग्रेज चला जाता था फ्लाइट के ऊपर बैठ के विदेश। तो मैं बार बार सोचता भगवान अपना दिन कब आएगा, मैं विदेश जाऊंगा, उस एयरपोर्ट के अंदर घुस के मैं वेव करूंगा और लोगों की जलेगी, मैं ऐसा दिन कब आएगा। तो फरवरी 2019 के अंदर जब ऐसा दिन मेरे को आया, और जब पहली बार हम लोग पासपोर्ट अपना चेक हुआ, अपना सामान जमा हो गया कैबिन के अंदर, जैसे हम एंट्री मारते हैं अपना, पूरी सिक्योरिटी चेकिंग हुई, सारा सामान वामान सब जब्त हो गया। हम अंदर जैसे गए एयरपोर्ट के अंदर, तकरीबन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर तो होगा ही अंदर चलने के लिए। वो एलिवेटर लगा हुआ है पैदल चलने के लिए, उस पर बैठो, चल नहीं पाते तो अपने आप स्पीड पहुंचा देगा। विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोग कम से कम 3,000 रुपए तो उस दिन आइसक्रीम खाई थी 5 दोस्तों ने एयरपोर्ट के ऊपर। और इतनी खुशी थी कि अब विदेश जा रहे हैं। लेकिन वो विदेश जाने से पहले मैंने अपने मम्मी और पापा को फोन किया था, क्योंकि जब मेरे को स्टार क्रूज के बारे में बताते थे बार बार कि पानी की जहाज रहेगी उसके अंदर अपने को रहना है,
तो मैं डरता इसलिए क्योंकि जिंदगी में कभी समुद्र जहाज के ऊपर बैठा नहीं था, तो मैं डरता इसलिए था, चलो ठीक है जहाज के ऊपर बैठेंगे, कहीं कुछ हाईजैक हो गई, आग पाग लग गई, गरीब सोच ऐसी होती है, तो वहां से तो हम कूद काद जाएंगे, कहीं पेड़ वेड़ के ऊपर आके झील झंकार के ऊपर पड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं से उतर जाएंगे पैराशूट वैराशूट से, लेकिन वहां से बचने के बाद जब समुद्र के अंदर जाएंगे और वो जो शिप के ऊपर बैठेंगे पानी वाली जहाज के ऊपर, तो उधर तो कह रहे हैं 3-4 दिन पानी के अंदर ही रहना है। तो मौल अगर नीचे से किसी मगरमच्छ ने दांत वांत मार दिया, लीकेज हो गई जहाज पानी वाली, तो फिर तो संस्कार करने की जरूरत नहीं, अंदर ही दफन हो जाएंगे। तो मैं रोने लगा, पापा को फोन के बोला एक काम करो आ जाओ, कह रहा क्यों, लास्ट बार मैं सोचता हूँ एक बार चेहरा देख लो, पता नहीं दोबारा नसीब हो भी या ना हो, ऐसे मेरे शब्द थे। तो मेरे मम्मी पापा आए मेरे को विदेश यात्रा पे जाने के लिए, हेड ऑफिस आए थे वेस्टिज की, जहां हमारी वोल्वो बसेस खड़ी थी, वहां पे मेरे मम्मी पापा मेरे को ड्रॉप किया, अपनी ब्लेसिंग दी, हम लोग गए। रात के 1:30 बजे हमारी फ्लाइट थी मलेशिया, थाईलैंड और पिनांग के लिए। मलेशिया कंट्री के अंदर हम लोग उतरे अगले दिन 20 फरवरी को, और वहां पे उतरने के बाद जिंदगी की असल कबड्डी शुरू हुई। 75,000 रुपए का पहले पे आउट था, फिर विदेश यात्रा पे गया, वो बार बार एयर होस्टेस भी आती थी ना, उसके साथ भी सेल्फी लेते थे। वो सच बताऊं इतना जुनून पैदा हो गया था कि जो कभी कभी जब हम नीचे होते हैं ना, तो हमें मन करता है कि यार फ्लाइट के अंदर टॉयलेट किधर होती है, तो हम टॉयलेट के अंदर भी घुस गए पूछते वक्त एयर होस्टेस की, पब्लिक टॉयलेट इज वेयर, मतलब टॉयलेट कहाँ पे है, तो उसने इशारा किया इधर ही टॉयलेट है, चला जा। तो मैं पहली बार सपना था कि मैं एक बार यार उधर से लोग सुसु करते होंगे तो जाता कहाँ होगा, मैं वो एक बार वो भी जाके देख लूं। तो मैं फ्लाइट के अंदर जाके बैठा, पहले वो टॉयलेट सब कुछ देखा, तो सीन मेरे समय जिंदगी क्या झक्कास जिंदगी है, ऐसी जिंदगी तो मैं चाहता था, लेकिन वहां पे तो मेरे को माँ बहन गालियां मिलती थी ड्राइविंग लाइन के अंदर। इधर आया तो मेरे समझ में आया, एयर होस्टेस जब खजूर उजूर आई, जब 40,000 फुट के ऊपर जहाज पहुंची और रात के 3 बजे के समय एयर होस्टेस पूछती क्या खाओगे, बोला इतना प्रेम से तो घरवाली भी नहीं पूछती क्या खाओगे, जब हम दिन भर गधे जैसे काम करते। तो इधर तो रात के 3 बजे फ्लाइट 40,000 फुट की ऊंचाई पे, चारों तरफ से बादल है, और पूछ रही क्या खाओगी। बोला धन्नो प्रभु वाली सर, क्या जिंदगी बनाई है झक्कास, इसके लिए साला वेस्टेज अपने को करना है। अब उधर से मैं इतना मोटिवेट हुआ, 3 दिन विदेश यात्रा 4 दिन के अंदर रहा, और उधर से जब घूम घाम के आया, तो मैं तो वो फोटो डाल डाल के ग्रुपों के अंदर ऐसे पगलवाया वहां से लोगों को। तो वहां से लौट के आया तो बिजनेस इतना स्पीड में भगना शुरू हुआ कि 75,000 रुपए चेक था, वो विदेश यात्रा से लौट के मार्च 2019 का पे आउट था, वो हो गया 95,531 रुपए का। और जब 95,531 रुपए का चेक था, तो मैंने बोला सर फटाफट गाड़ी लेनी है अपनी। मैंने पहली गाड़ी बुक करवा दी, टाटा टिगोर, तकरीबन 10 लाख रुपए के डीजल में टॉप मॉडल की थी। और गिरी सर का डायलॉग खटकता था कि मैं गाड़ी लूंगा खटके वाली, और वो गाड़ी मैं गाड़ी ऐसी लूंगा जो खटके से शीशा ऊपर हो, खटके से शीशा डाउन हो, खटके से सनरूफ खुले, खटके से पिछली डिग्गी खुले, खटके से सारा काम हो, खटके वाली गाड़ी उनको खटक गई थी। बोला मैं भी साला खटके वाली गाड़ी लूंगा, खटके वाली गाड़ी मेरे को भी खटक गई। तो पहली गाड़ी मेरी टाटा टिगोर, जो सारा काम खटके पे होता था उसका, तो मैंने पहली गाड़ी खटके वाली ली। और पहली गाड़ी जब मैं खटके वाली ली, तो जब मैं उस गाड़ी को लिया, तो मैंने कम से कम उस डिग्गी को भर के मिठाइयां बनवाई, लड्डू, हलवाई को ऑर्डर देके, और उन लोगों को जाके मुंह में भर के ठूस रहा था जो बोलते तेरे से नहीं हो सकती, तू नहीं लेके आ सकता। बोला आई ना अपनी गाड़ी। और उसके अगले महीने चेक तो कैसे हुआ मुझे नहीं पता, चेक हो गया 95,000 के बाद 1,31,000 रुपए महीने। अब 1,31,000 चेक था, तब शांति से बैठे हैं क्या, और स्पीड पकड़ा दी अपनी टीम मीटिंग और ट्रेनिंग्स के साथ में, अपने लोगों के साथ काम करना शुरू किया। अगले महीने चेक हो गया 36,000, फिर 1,36,000 के बाद चेक जो हो गया वो लुढ़क गया 1,09,918 रुपए, फिर हो गया चेक 1,25,000 का, फिर हो गया चेक 1,17,000 का, फिर हो गया 1,22,000 का, फिर चेक हो गया डाउन हो गया 1,10,000 का। ये सिलसिला चलता रहा। हाईएस्ट पे आउट मेरा वेस्टेज के अंदर है 1,42,000 के आसपास। और साथ साथ में मैंने लॉकडाउन के अंदर, मेरा लॉकडाउन से पहले जो मेरा लेवल था डायमंड डायरेक्टर था। लॉकडाउन के अंदर जब पूरी दुनिया बंद थी, जब लोग घरों के अंदर रहने के लिए लाठियां पड़ती थी पीठ के अंदर, तो लॉकडाउन के अंदर एक कीड़ा अपने को काटा कि अब डायमंड के ऊपर नहीं रहना, आप अपने को वेस्टेज के सारे फंड लेने, अपने को क्राउन डायरेक्टर का लेवल लेना है। परमात्मा की ब्लेसिंग मिली, आशीर्वाद मिला। कोविड के अंदर मैंने लेवल लिया क्राउन डायरेक्टर का, और क्राउन डायरेक्टर बाद मैंने कोविड के अंदर ही दूसरी गाड़ी ली। उस गाड़ी स्विफ्ट डिजायर कार मैंने दूसरी ली, और दूसरी गाड़ी लेने के बाद सच बताऊं, जब गाड़ी अपनी हो, जब अपनी चले ना, तो दुनिया की चले तो मजा ही कुछ और मिलता है। और उसके बाद फिर मैंने संकल्प लिया अपने घर को बनवाना। फिर मैंने अपने दो घर बनवाए वेस्टेज से। जिस घर के अंदर बैठा हूँ ये भी वेस्टेज के माध्यम से, दूसरा घर भी वेस्टेज के माध्यम से। ये मेरी जिंदगी की थोड़ी सी कहानी थी। बट मैं बोलना चाहूंगा अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। मैं लास्ट में बोल रहा था, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, टाइम ओवर हो चुका है, ना कोई मीटिंग ना कोई ट्रेनिंग करूंगा, लास्ट में चलते वक्त अपलाइन के बारे में बोलूंगा। अपलाइन ना होता
तो शायद ना होता। ये मेरी जो बातें हैं ये अपलाइन के ऊपर लेना, परमात्मा के ऊपर लेना, ये अपनी बातें अपने पेरेंट्स के ऊपर लेना। मैं उनके लिए, पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, अपलाइन के लिए बोल रहा हूँ, बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, और साथ साथ में आपके टीचर के लिए बोल रहा हूँ, आपके मेंटर, आपके आइडियल के लिए बोल रहा हूँ। एक डायलॉग, एक कहानी के माध्यम से खत्म करूंगा, मात्र 2 मिनट आपसे और लूंगा। एक तो मैं माफी चाहता हूँ, वक्त थोड़ा ज्यादा हो चुका है। एक बार एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते थे, दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दोनों ने एक डिसीजन ले लिया कि साथ साथ में जिएंगे तो साथ साथ में मरेंगे। तो लड़की ने बोला ठीक है तुम साथ साथ में मत मरो, मत प्रपोजल लेके मेरे पापा जी के पास में आ जाओ। प्रपोजल लेके मेरे पापा के पास जब जैसे वो लड़का, प्रपोजल मतलब कि मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, प्रपोजल लेके जैसे ही अपने ससुर जी के पास गया, तो ससुर जी, उनके ससुर जी ने बोला, उस समय ससुर जी था नहीं, लेकिन टेम्परेरी ससुर जी उस समय थे, कभी भी छूट सकते थे, कभी भी हो सकते थे। उन्होंने एक बात बोला, कोई बात नहीं, हमारी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मैं आपकी शादी आपकी लड़की के साथ कर दूंगा, बशर्ते एक शर्त है, बशर्ते एक शर्त है। कह रहे क्या शर्त? मैं आपकी लड़की को पाने के लिए सब कुछ शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बताओ कर दो। कह रहे आपकी जो शादी होगी उस शादी के अंदर सिर्फ बुजुर्ग लोग नहीं आएंगे बस। कह रहे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, बुजुर्ग लोग करते ही क्या? मैं सच बताऊं, मेरी बातों को ध्यान से समझना, अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है जिंदगी के अंदर, पेरेंट्स का, सीनियर सिटीजन का बहुत बड़ा रोल है, इनके बगैर जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। कर अपलाइन, तो वो लड़का जो था वो अनारकली के चक्कर में इतना पागल था, कर अरे कोई बात नहीं, वैसे करते भी क्या है सीनियर, कुछ नहीं करते, बड़े बुजुर्ग करते ही क्या है, बैठे तो रहेंगे, गप्पे तो मारेंगे, ताश ही खेलेंगे शादी के अंदर, कोई बात नहीं, मना कर दें, कोई नहीं आएगा, शादी करोगे, हाँ पक्का करो, डेट डिसाइड हो गई, एग्रीमेंट साइन हो गया, लड़की की शादी होगी। अब जब घर लड़का पहुंचा तो सारे बड़े बुजुर्गों को मना दिया, कोई बात नहीं भैया, किसी को जाना नहीं है, अदरवाइज शादी कैंसिल हो जाएगी। तो उसमें लड़की का एक बाप था, लड़के का बाप था, नाना जिसको बोलते हैं, नाना, लड़की का, लड़के का नाना था। कर हमारे पोती की शादी हो, हम जाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाना बोला ना ना, हमें तो जाना है। कह नाना देखो माफी चाहता हूँ, शादी की रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर करना क्या चाहते हो? यही चाहते हो मैं रणुआ रहूं जिंदगी भर? कह नहीं बेटा मैं चाहता हूँ शादी हो। कह फिर मेरे को लेके चलो। अब सारे बच्चे थे उसमें, कुछ लुंढेर थी हमारे और आपके जैसे, तो बोली एक काम करो, ले चलो ना यार, बक्से में बंद करके ले चलो, क्या दिक्कत है, छिपा के ले चलो, ले चलो। बाबा नाना नहीं मान रहा तो रजाई के अंदर लपेट के नाना को बंदूक के अंदर बंद, संदूक के अंदर बंद कर दिया गया। दरवाजे पे जब दोहरा चार होता है ना, गांव में यूपी वाले लोगों को उनको समझ में आएगा, जब दोहरा चार पे बारात पहुंची तो आरती वारती उतारी गई, दूल्हे की, बारातियों को स्वागत किया गया, और एक कंडीशन फिर लगाई गई, कोई बात नहीं शादी होगी आपके साथ हमारी लड़की की, लेकिन बशर्ते एक लास्ट शर्त और है। कह रहा क्या शर्त है? लड़का बोला क्या शर्त है? कह रहा शर्त यह है कि हमारे घर के पीछे से ना, इधर से पीछे से एक नदी बहती है, और नदी के अंदर से पानी बहता है, जिस दिन वो पानी खत्म करके दूध बहाना शुरू हो जाएगा, उसी दिन मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, और जितनी जल्दी करना चाहो, पानी जगह जिस दिन दूध बहना शुरू हो जाएगा उसी दिन शादी कर दूंगा अपनी लड़की की आपके साथ में। तो लड़का बोला ले हो गया शादी, अब तो जरूर हो जाएगी, नदी के अंदर पानी की जगह दूध बहना शुरू हो जाएगा, जब साला शादी होगा, ना नौबन होगा, ना राधा नाचेंगी, ना पानी कभी खत्म होगा, ना कभी दूध बहेगा, ना शादी कभी होगी। तो सब लोग वापसी आने लगे निराश होके। तो उसमें कोई एक व्यक्ति था जो चंचल टाइप का था, वो बोला बे एक काम कर, नानक तो संदूक में से निकाल दे, रजाई में लपेट रखा 3 घंटे से, सांस फूल रही होगी। अरे अरे नाना छोड़ो ना, अरे अरे शादी तेरी वैसे भी कैंसिल हो रही, नाना को संदूक में से निकाल। अब जब नाना संदूक में से बाहर निकले, अरे भाई बारात कहाँ है, कहाँ चलना है, जनवासा कहाँ है, लड़की की शादी कहाँ है मंडप मंडप? अरे नाना शादी कैंसिल हो चुकी है। करे क्यों? लड़के का बाप एक खबर भेजा है कि जब हमारे घर के पीछे से एक नदी है, इधर से जब पानी बहना खत्म कर दोगे और उसके बदले अब दूध बहना शुरू हो जाएगा, उस दिन अपनी लड़की की शादी हम आपके साथ में करेंगे। करे यार ये कौन सी बड़ी बात है? करे नाना बड़ी बात नहीं है, करे बहुत छोटी बात है। करे छोटी बात है, नदी के अंदर पानी जगह दूध बहना शुरू, छोटी बात है? करे हाँ। करे खबर किसने ले आई है? नाना ने बोला खबर कौन लेके आया? कह रहा अरे कोई नहीं, एक संदीप है प्रतापगढ़ यूपी का, वो खबर लेके आया है, आर के प्रजापति सर की टीम के अंदर काम करता है, वो खबर लेके आया है कि ऐसी ऐसी बात हो जाएगी तो ऐसी शादी करें। कह रहा जाके बोल दो लड़की के बाप से, तुम पानी तुम पानी खाली करने, हमने हमने दूध, तुम एक काम करो, लड़की के बाप से जाके बोल दो हमने दूध की व्यवस्था कर रखी है, तुम शादी की तैयारी कर दो। पानी जगह हमने दूध की व्यवस्था कर रखी है, तुम पे काम करो पानी खाली करवा दो, हमने दूध की व्यवस्था कर रखी है। तो कहने का मतलब दोस्त अपलाइन जो भी होंगे यार, तो लड़की की बाप समझ गया है इस भीड़ के अंदर कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग जरूर हैं, बड़े बुजुर्गों को बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अपनी बातों को इधर ही वाइंड अप करूंगा, इस मीटिंग को ओवर टू यू एकता मैम।
मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि रात भर का जागा हुआ हूँ, तकरीबन 2 रात से सोया नहीं हूँ। अभी लगातार मेरी मीटिंग्स चल रही है, कभी अमरोहा, कभी कहीं, कभी कहीं। अभी आज भी मेरी 10 बजे से मीटिंग दिल्ली के अंदर है। तो मेरी बातें जो भी आपको अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ओवर टू यू एकता मैम। थैंक यू सो मच संदीप